हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एमपी डेट 2024 वर्ग 3 के लिए ओल्ड पेपर की श्रृंखला जो चल रही है, पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए। तो आज हम करने वाले हैं 10 मार्च 2022 का पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला तो प्रश्न नंबर 61, कुल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए वक्र होता है, कैसा वक्र होता है मानव जनसंख्या के लिए? तो कैसा होता है? क्षैतिज रेखा का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी है एल आकार का वक्र होता है। ऑप्शन सी है जे आकार का वक्र होता है। ऑप्शन डी है परवलय आकार का वक्र होता है। दोस्तों, तो यह किस आकार का वक्र होता है? ये इस तरह का वक्र बनता है, तो इसे बोलते हैं जे आकार का वक्र। कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, निम्न में से किस से डेंटिवोर्स भी कहा जाता है? डेंटिवोर्स भी कहा जाता है। यह प्रश्न एक शिफ्ट में और भी पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है शाकाहारी। ऑप्शन बी है अपघटक। ऑप्शन सी है मांसाहारी। ऑप्शन डी है सर्वाहारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। निम्न में से कैसे डेंटिवोर्स भी कहा जाता है? डेंटिवोर्स किसे बोलते हैं? अपघटक। अपघटक यानी डेंटिवोर्स माने होता है अपरदाहरी। अपरदाहरी इन्हें क्या बोलते हैं? अपरदाहरी। ऐसे जीव, वे जीव जो मृत पौधे एवं जानवरों को खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अपरदाहरी कहते हैं। वे जीव जो मृत पौधे या जानवरों को खाते हैं क्या बोलते हैं? अपरदाहरी कहते हैं। जैसे कवक, जैसे क्या हो जाएगा हमारा? कवक है, जीवाणु है। ठीक है, इन्हें याद रखेंगे। कीड़े हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अपघटक। अपरदाहरी, डेंटिवोर्स को अपरदाहरी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। ऐसे जीव जो मृत पौधे एवं जानवरों को खाते हैं। मृत पौधे किसे खाते हैं? मृत पौधे और जानवरों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपरदाहरी कहलाते हैं, डेंटिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जनांकी। ऑप्शन बी है अनुवांशिकी। ऑप्शन सी है सांख्यिकी। ऑप्शन डी है गतिकी। तो क्या बोलते हैं? जनांकिकी बोलते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, डीटीटी का अधिकांश जमाव होता है। तो डीटीटी का अधिकांश जमाव का होता है? पादप में। पादप यानी समुद्री पौधे में, केकड़ा में, ईल में, समुद्री गल। ये एक पक्षी का नाम है समुद्री गल, जिसे क्या बोलते हैं? समुद्री गल। डीटीटी का अधिकांश जमाव कहाँ होता है? तो डीटीटी का अधिकांश जमाव होता है समुद्री, यह है समुद्री गल। समुद्री गल एक पक्षी है। क्या है? एक पक्षी है। इसके जो ऊतक होते हैं ना, क्या है? ऊतक के अंदर यह जम जाता है। क्या जम जाता है? डीटीटी इसके ऊतक के अंदर जम जाता है। यह एक पक्षी है जो क्या कर सकता है? जमीन पर चल भी सकता है और पानी में अपने पैरों से तैर सकता है और हवा में उड़ सकता है। ठीक है, समुद्री गल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? समुद्री गल। प्लावक बोलते हैं, ये समुद्री पौधों को प्लावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री पौधे। केकड़ा तो जानते ही होंगे आप, ईल मछली का नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल इसे करें और पता करें अनुभाग का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को घर में व्यस्त रखें। क्या विद्यार्थी को घर में व्यस्त रखेंगे? ऑप्शन बी है अनुभव पर प्रत्यक्ष हाथ प्रदान करना। ऑप्शन सी है परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार। ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शब्दों की परिभाषा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखो, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों को शामिल करें, इससे करें और पता करें अनुभाग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव पर प्रत्यक्ष हाथ प्रदान कराना, मतलब बच्चों को अनुभव, स्वयं के अनुभव करवाना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी व्याख्या विविधता को दर्शाती है? किसको दर्शाती है? विविधता। ऑप्शन ए है यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए।
ऑप्शन बी है यह लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है। ऑप्शन सी है यह लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकारता है। ऑप्शन डी यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, व्याख्या विविधता को दर्शाती है। कौन सी चीज दर्शाती है? यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। क्या करता है? स्वीकारना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, आपको अच्छे से एनसीईआरटी भी पढ़ना है। तो आप इस पेपर से आपको क्या पता चलेगा कि इस पेपर से आपको पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक सेट का पेपर देखना ही देखना है, जिससे आपको पता चलेगा किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको भी खुद जानकारी हो जाएगी कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, हमें किन किन टॉपिकों को अच्छे से कवर करते हुए पढ़ाई करना है। तो कोई भी सेट स्किप नहीं करना है, आपको सारे सेट देखने हैं। यदि सारे सेट आपको देखने हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने कुछ सेट करवा रखे हैं और इसी तरह से मैं सारे सेट आपको करवा दूंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए है पैरावासा घर, ऑप्शन बी है कैनवास घर, इग्लू और हाउटबोस। दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? हाउटबोस को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटेशन हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाउटबोस। क्या है? हाउटबोस बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। निम्न में से कौन प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है? देखो, प्राकृतिक खतरों का उदाहरण क्या हो जाएगा? विस्फोट तो मानव द्वारा होता है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं होता। जहरीले कचरे का रिसाव, ये भी मानव द्वारा होता है। बांध की विफलता सॉरी, यदि बांध बनाया है और टूट जाए तो किसके द्वारा बांध बनाया जाता है? तो मानव द्वारा बांध बनाया जाता है। सुनामी, देखो सुनामी आती है समुद्र में। कहाँ आती है? समुद्र में। ये कैसी है? प्राकृतिक है। ये कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है, याद रखेंगे, समुद्र में। ठीक है, समुद्र में प्लेट विवर्तनीय के कारण क्या होता है? हलचल पैदा होती है। क्या होती है? हलचल पैदा होती है। और हलचल पैदा होती है तो ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं। ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप, ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, अमेजन जंगल के उत्तर और दक्षिण में। ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के पास, पश्चिमी भूमध्य रेखा अफ्रीका में। ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका, बोलिविया और पराग्वे और आसपास के हिस्से में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या आती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ये भी टॉपिक हमें अच्छे से कवर करके पढ़ाई करना है। तो इस पेपर से हमें पता चलता है कि हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक ईवीएस के अंदर हमें कवर करते हुए पढ़ाई करना है। तो ईवीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। तो अगला प्रश्न है जल संभारों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो आपने अभी 4 प्रश्न 5 प्रश्न पढ़ के पीडीएफ स्किप कर दिया तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें और मैं आपके लिए एक अलग से सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उसमें आपको सारे प्रश्नों को टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 70। जल संभारों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकायों में छोड़ देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइएगा जल्दी से। सीवेज ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी है वाटर शेड, ऑप्शन सी है जल निकासी बेसिन, ऑप्शन डी है अर्धभूमि। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जल निकासी बेसिन। जब हम किसी जल जब एकत्रित करते हैं उससे क्या करते हैं? निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? तो जल निकासी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल निकासी बेसिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। चील दिन में 20 फीट दूर से भी चीजों को देख सकती है। कौन? चील। फिक्स आई सॉकेट से, उसके पास ऐसा क्या होता है? फिक्स आई सॉकेट होती है क्या? आंख की प्रतन त्रुटि के कारण, शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या के कारण, फोटो स्पेटर कोशिकाओं की समान संख्या के कारण। तो किसके कारण जो है देख सकती है? तो शंकु कोशिकाओं की बड़ी संख्या है। उसके पास क्या होता है? जो शंकु कोशिकाओं की होती है उनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है या बड़ी होती है। इस वजह से वह 20 फुट दूर की हुई चीजों को देख सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी में आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 72 है
एडोलसेंस शब्द ग्रीक भाषा शब्द एडोलिसियल से लिया गया, जिसका अर्थ है, देखो ये मनोविज्ञान का प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर साइकोलॉजी का प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। एडोलसेंस ग्रीक शब्द किससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, शारीरिक लंबाई का बढ़ाना, परिपक्वता का विकास, शारीरिक भार का बढ़ाना, पेडागोजी का प्रश्न है, और डेवलपमेंट डिफाइनेंसी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एडोलसेंस का मतलब होता है शारीरिक लंबाई को बढ़ाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक लंबाई को बढ़ाना, इसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 73। एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल है कहलाता है। ये भी आपने एनसीईआरटी में प्रश्न पढ़ा होगा। एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हों कहलाता है, क्या कहलाता है, समृद्ध आहार कहलाता है, पूर्ण आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है, और डी है आहार कहलाता है। देखो संतुलित आहार की बात आती है जिसमें हमें क्या क्या शामिल होता है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण पोषक तत्व सभी शामिल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखेंगे। संतुलित आहार की बात आती है जिसके अंदर क्या होती है, सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा ईवीएस के अंदर। ठीक है, तो मुंबई ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो कौन सा प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा, तो परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम को औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है। यह भी प्रश्न अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, कई सेटों में पूछा गया है, बदल बदल करके पूछा जाता है। ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी मिशन पानी, मिस्ट्री मार्स, मैट्रिक्स मंगल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मंगलयान। क्या हो जाएगा, मंगलयान, याद रखेंगे। मॉम क्या बोलते हैं इसे, मॉम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्चर जोलजान के सफल परीक्षण की घोषणा की। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन ए क्या है, इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी है लेबनान, ऑप्शन डी है दुबई। तो किस देश ने हाल ही में अपने शक्तिशाली लॉन्चर जोलजान, किसकी, जोलजान, जोलजान की सफल परीक्षण की घोषणा की किसने की थी, तो ईरान ने की। किसने की, ईरान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ईरान किसने की थी, तो ईरान ने की, याद रखेंगे। जोलजान का सफल परीक्षण किसने किया, ईरान ने किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऐसे कौन भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो पोत का नाम बताना है, स्वदेशी निर्मित पोत का नाम क्या है। INS विक्रांत है, INS अरिहंत है, INS अरिघात है, तो INS विक्रम है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। कौन सा है, विक्रांत। ठीक है, जो स्वदेशी है, भारत में निर्मित है, क्या है, स्वदेशी है, भारत में निर्मित है, समुद्री जहाज है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। भारत सहित कितने देशों में उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पानी के नीचे के वाहनों की खोज करने की क्षमता है। पानी के नीचे की वाहनों को खोज करने की क्षमता है। देखो उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने भारत सहित कितने देश हैं, देशों की संख्या पूछिए तो कितने देश हैं, 4 देश हैं, 5 देश हैं, 6 देश हैं, 7 देश हैं। तो कितने ऐसे देश हैं जो पानी के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं हमारी समुद्र के अंदर, किसके अंदर, समुद्र के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उसको क्या करते हैं, खोजने की क्षमता रखने, वाहनों की खोजने की क्षमता या गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कितने ऐसे देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो कितने देश हैं, 6 देश हैं। कितने हैं, 6 देश। भारत सहित कितने देश हैं, तो 6 देश हैं, याद रखेंगे। कितने देश हैं, 6 देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न है भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष नेटवर्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अंत तक जरूर देखना है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न पर। बल लालू बाय लालू, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वेदारण, ऑप्शन सी है कुलथुरी, ऑप्शन डी है बेपन ठट्टई। बेपन क्या है, ठट्टई। तो भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। भारतीय गहन नेटवर्क
कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बै लालू। कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्थान का नाम पूछा है तो बै लालू ही हो जाएगा, याद रखेंगे, नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई है, तो जल्दी से बताइएगा। जेली सॉल्ट्स बोलते हैं, हीटोसॉल्ट्स, एडिसॉल्ट्स और स्पोडोसॉल्ट्स। तो देखो मिट्टी से भी प्रश्न पूछा गया है, तो मिट्टी वाले टॉपिक को भी हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आए हैं तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ के अच्छे से जाना होगा। मिट्टी में कौन सी मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई है, तो कौन सी हो जाएगी, जेली सॉल्ट्स। क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखें, और मैं आपके लिए अलग से एक टॉपिक वाइज श्रृंखला लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको विश्लेषण, सभी प्रश्नों का अच्छे से विश्लेषण करवाऊंगा, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न आते हैं सभी तरह के प्रश्नों को लेकर अभी आएंगे, टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आएंगे और आपके लिए मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, एक मृदा डैश एक मृदा वैज्ञानिक है जो मृदा विज्ञान की एक शाला में विशेषता रखता है, जो मिट्टी की पहचान, गठन और विपणन से संबंधित है, रिक्त स्थान भरें। क्या करना है, खाली स्थान भरना है। ऑप्शन ए मृदा अभियंता, ऑप्शन बी है मृदा शिक्षाविद, ऑप्शन सी है मृदा विज्ञानी, ऑप्शन डी है मृदा अधिकारी। तो मृदा विज्ञानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉइल मृदा विज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोलो के खेल के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है। देखो खेलों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है बुल, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है गुल, तो मुर्गा सॉरी। तो पोलो खेल के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है, तो घोड़े। किसका उपयोग किया जाता है, तो घोड़ा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड्स राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बाड़मेर में है, कहाँ पे, बाड़मेर में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, तो बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार हर साल 17 से 23 मार्च तक मनाया जाता है। तो त्योहारों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है नलवारी मेला, पीर बंधन मेला, भोज मेला, हेमिस मेला। तो कौन सा मेला है, तो नलवारी मेला है, जिसे 17 से 23 मार्च तक मनाया जाता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, तो हिमाचल में, ठीक है, याद रखेंगे, हिमाचल में मनाया जाता है। 17 से 23 मार्च के बीच मनाया जाता है, ठीक है, मार्च, याद रखेंगे। नलवारी मेला, कौन सा मेला, नलवारी मेला, हिमाचल प्रदेश में। ये अच्छा प्रश्न है, अन्य किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है। यदि किसी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ईबीएस के ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आधारित संचार के माध्यम से ज्ञान किससे संबंधित है। सहकर्मी आधारित संचार के माध्यम से ज्ञान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है तेजी से प्रश्न, ऑप्शन बी है समाज विधि, ऑप्शन सी है शिक्षक का ज्ञान, ऑप्शन डी है छोटे समूह में परिचर्चा। तो देखो सहकर्मी आधारित संचार का माध्यम से ज्ञान किससे संबंधित है, तो छोटे समूह में परिचर्चा। छोटे समूह में क्या है, छोटे समूह में क्या है, परिचर्चा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। समूह चर्चा बच्चों के लिए डैश समाधान के लिए सोचना संभव बनाती है। क्या सोचना संभव बनाती है। ऑप्शन ए है कभी ना खत्म होने वाला, ऑप्शन ए है कभी ना खत्म होने वाला, ऑप्शन बी है अवास्तविक, ऑप्शन सी है अलग सोच, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अप्रभावी। तो क्या बनाती है, तो सी अलग सोच बनाती है। समूह चर्चा बच्चों को क्या बनाती है, अलग से सोचने के लिए क्या बनाती है, अलग से सोचने के लिए बनाती है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, क्रिएटिव बनाती है, ठीक है, अलग सोच बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भ्रमण के बाद एक संक्षिप्त मौखिक प्रतिक्रिया डैश ली जा सकती है। केवल भ्रमण स्थल पर, कभी नहीं, केवल समूह के स्कूल पहुंचने के बाद, ऑप्शन डी है या तो भ्रमण स्थल पर या समूह के स्कूल पहुंचने के बाद। तो भ्रमण के बाद संक्षिप्त मौखिक क्रिया ली जा सकती है, कहाँ ली जा सकती है, ये ली जा सकती है
या तो भ्रमण स्थल पर ली जा सकती है, या समूह के स्कूल पहुंचने के बाद, या स्कूल में विद्यालय पहुंचने के बाद हम विद्यालय में बच्चों को एकत्रित करके उनसे हम मौखिक प्रतिक्रिया ले सकते हैं। ठीक है, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? बायो। ठीक है, इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बायोडायवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है। तो जैव विविधता क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जो केवल मानव में विविधता से संबंधित है। ऑप्शन बी है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जो केवल पौधों में विविधता से संबंधित है। ऑप्शन सी है। एक अवधारणा जो मानव में विविधता की व्याख्या करती है। ऑप्शन डी है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंतर संबंध, पर्यावरण के साथ उनके संबंध। तो ऑप्शन डी कौन सा राइट आंसर होगा? जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता है पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध, उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अप्रक्षेपित त्रियामी दृश्य TLM अध्यापन अधिगम सामग्री है? तो क्या हो जाएगा? ग्रामोफोन रिकॉर्डर है, स्व अधिगम सामग्री है, ग्राफ है और डायोग्राम है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डायोग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। अवधिकता का अर्थ है कि प्रत्येक इकाई अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए। इनमें निम्न में से किसके नाम से भी जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? स्थानन मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, कार्यात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। देखो, अवधिकता अर्थ मतलब प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन। याद रखेंगे, योगात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।